आप लोग बहुत अच्छे होंगे मेरी समझ से और पीछे पूरा रिवीजन कर लिए होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट में जितना हम पढ़ाए हैं उसको रिवीजन कर लेने से आपको इधर आगे ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए ये सब साइंस है, साइंस में क्या होता है, प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि अभी हम आपको डायरेक्ट कैपेसिटर पढ़ा देंगे, कुछ भी पढ़ा देंगे, वैसा नहीं है, सब प्रोसेस में है। तो इसलिए पीछे बार बार रिवीजन करें और तब वीडियो देखें। एक बार नहीं समझ आए तो दोबारा वीडियो देखिए, उसके बाद नहीं समझ में आए तो हम तो बोले हैं डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कीजिए, है ना। तो आप ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या करना है। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड हमको देखना है। तो देखिए यहाँ पर जो दिखाया हुआ है ये एक्सटर्नल फील्ड है, ये ब्लू लाइन से जो दिखाए हैं ये क्या है, आपका एक्सटर्नल फील्ड है। क्या है, एक्सटर्नल फील्ड है। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है। देखिए यहाँ माइनस चार्ज Q है और यहाँ प्लस चार्ज Q है। तो आपको पता है कि एक्सटर्नल फील्ड में जब कोई चार्ज को रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज अगर यदि है तो डायरेक्शन में फोर्स लगता है और अपोजिट में इधर लगता है। यहाँ A और B पॉइंट इंडिकेट किए हैं, यहाँ O है, उसका लिखे हैं ट्वाइस A जो है लेंथ ऑफ डायपोल है, जो कि आपका AB के बराबर है। किसके बराबर है, AB के बराबर है। कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल है, थीटा जो है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा नेगेटिव से पॉजिटिव। याद कीजिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है, तो ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का हुआ। इसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इधर दिया हुआ है, तो दोनों के बीच का एंगल ये थीटा है। लेकिन जब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये एक्सटर्नल फील्ड को डिनोट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है दो फोर्स लग रहा है डायपोल पर, दोनों इक्वल और अपोजिट है ना। तो हम लोग क्या यहाँ देख रहे हैं, तो पॉइंट लिखेंगे हेयर टू इक्वल एंड अपोजिट force acts on electric dipole. So it experience torque. देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है डायपोल पर, इसलिए इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, अपने आप पर टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, यानी उसको टॉर्क का अनुभव होगा। तो बाय डिफिनीशन ऑफ टॉर्क, टॉर्क के डिफिनीशन से क्या होता है, तो टॉर्क का डिफिनीशन हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं। तो टॉर्क टाउ से डिनोट होता है, इसका डिफिनीशन होता है आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। आर परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी पैरेलल फोर्स। यानी ध्यान से देखिएगा, आर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी पैरेलल फोर्स। तो देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी पैरेलल फोर्स, तो यहाँ पर देखिएगा ये फोर्स इधर है, ये फोर्स इधर है, तो दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका यही होगा जो फिगर में दिखा रहे हैं। क्या होगा, यही होगा। यानी आर परपेंडिकुलर जिसको कह रहे हैं वो आपका ये डिस्टेंस होगा, तो इसको निकालना पड़ेगा। तो चलते हैं इन ट्रायंगल ABM में, इन ट्रायंगल ABM में चलिए। यदि इस ट्रायंगल में आप चलते हैं तो देखिए क्या होगा आपका, इसको पहले इधर देख लीजिए।
तो जब इस ट्रायंगल में आप चलेंगे तो देखिए क्या होगा, आप लिखेंगे ये निकालना है और ये आपको पता है, तो आप लिखेंगे क्या, साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर परपेंडिकुलर आप बाई ए बी, या फिर लिखेंगे आप बी एम बाई ए बी, बी एम बाई ए बी। और बी एम क्या है, आर परपेंडिकुलर उसी को कह रहे हैं, और ये क्या है, ट्वाइसे है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है, ट्वाइसे है, इसलिए आप लिख सकते हैं कि आर परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो गया, ट्वाइस ए साइन थीटा हो गया। तो अब फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल एफ का वैल्यू निकालिए। फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होगा, तो आपको पता है वह क्यू ई होगा। क्या होगा, क्यू इंटू ई होता है फोर्स का फॉर्मूला, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल फील्ड में हो तो उस पर फोर्स क्या लगता है, क्यू ई लगता है। तो यहाँ पर अब देख लीजिए ध्यान से क्या होगा, ये फोर्स निकल गया, तो आपको टॉर्क निकालने के लिए क्या क्या जरूरत है, आर परपेंडिकुलर इनटू फोर्स। तो इसलिए क्या लिखेंगे आप ही बताइए, टॉर्क इक्वल टू क्या लिखेंगे, टॉर्क इक्वल टू लिखेंगे आर परपेंडिकुलर इनटू फोर्स। तो बताइए आर परपेंडिकुलर कितना आया, ट्वाइस ए साइन थीटा इंटू क्यू ई। देख लीजिए ध्यान से, ट्वाइस ए साइन थीटा इंटू क्या, क्यू ई लिखेंगे आप। और आपको पता है कि टॉर्क इक्वल टू लिखेंगे, देखिए ट्वाइस ए क्यू, ट्वाइस ए क्यू हम लिख रहे हैं एक जगह, अब ट्वाइस ए क्यू एक जगह लिख रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से, इसलिए अलग कलर से लिखें, ट्वाइस ए क्यू और ई साइन थीटा। देखिए इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसलिए टॉर्क टाउ इक्वल टू आया पी ई साइन थीटा हो गया। अब पी क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। तो अब टॉर्क को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, P क्रॉस ई भी होगा। क्या होगा, P क्रॉस ई भी होगा। तो आप समझ सकते हैं कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, जो ये भी टॉर्क का फॉर्मूला है और ये भी टॉर्क का फॉर्मूला, दोनों हैं, लेकिन P को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो बात समझ में आ गया कि टॉर्क कैसे निकलेगा। पीरियड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, यानी आगे हम लोग देखेंगे टाइम पीरियड किसका, इलेक्ट्रिक डायपोल जब एक्सटर्नल फील्ड में इस तरह से रख दीजिए तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। अभी हम लोग पढ़े हैं, तो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, यानी कि आप जब एक्सटर्नल टॉर्क इधर लगाइएगा और अगर छोड़ देते हैं फिर से डायपोल को, तो वो इसको इस तरफ लाने की कोशिश करेगा। देखिए सबसे पहले इसमें कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख दिए हैं कि P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, E है जो एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये थीटा जो है डायपोल मोमेंट और एक्सटर्नल फील्ड के बीच के एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए अभी अभी हम लोग पढ़े थे, डिराइव किए हैं तुरंत, वी नो दैट टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल P साइन थीटा होता है। लेकिन रिस्टोरिंग का मतलब ये हुआ कि आप जब इधर से ले जाइए तो रिस्टोर करेगा, तो रिस्टोरिंग वर्ड में माइनस साइन आता है, यानी कि उल्टा होता है, इसलिए तो रिस्टोरिंग टॉर्क माइनस P साइन थीटा हो जाएगा। ऑल्सो हम लोग 11th क्लास में पढ़े हैं कि टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है। आई जहां क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और अल्फा क्या होता है, आपका एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। देख लीजिए क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो आप जरा ध्यान से देखिए, ये आई अल्फा जो होगा माइनस पी साइन थीटा के बराबर होगा, तो आई अल्फा इक्वल टू हो गया माइनस पी साइन थीटा, और फॉर अ स्मॉल एंगल साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है। तो यहाँ पर अब इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं फॉर अ स्मॉल एंगल के लिए
जब थीटा हो गया तो अल्फा इक्वल टू डायरेक्ट लिख रहे हैं हमें। देखिए अल्फा तो माइनस पीई तो होगा ही हर हाल में, कि नहीं होगा? अब बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू थीटा। तो कई सर थोड़ा स्मॉल एंगल क्यों लिए हैं? तो इसका जो है हम लोग 11th क्लास में सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़े हैं, उसमें बताए हैं कि जब एंगल छोटा हो और वह एंगुलर एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ नेगेटिव साइन हो, तो यह प्रॉपर्टी होता था एंगुलर एसएचएम का। ये एंगुलर एसएचएम का क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है। तो एंगुलर एसएचएम का जो प्रॉपर्टी है तो उसी के अनुसार से लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और लिखेंगे इट शो एंगुलर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम। देखिए एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, और वहीं पर एक कंडीशन में आया था उसको भी लिख रहे हैं ऑल्सो अल्फा इक्वल टू क्या होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप जरा गौर कीजिए, अल्फा के बदले अल्फा है, थीटा के बदले थीटा है, माइनस के बदले माइनस है। तो अब आप बताइए क्या करेंगे? आप ध्यान समझिए। तब तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, कहां से? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो क्या लिखेगा? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होगा आपका पीई बाई आई, यानी समझ लीजिए पीई बाई आई होगा। तब तो यहाँ पर देख लीजिए अब क्या होगा, तो टाइम पीरियड देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा जो, तो ओमेगा इक्वल टू ये हो गया है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट पीई बाई आई हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अब ओमेगा का फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूला होता है, तो ऑल्सो अगर ओमेगा इक्वल टू लिखते हैं 2 पाई बटा टाइम पीरियड या 2 पाई एफ लिखते हैं, दो फॉर्मूला होता है ये ओमेगा का। तो अगर टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं तो ये वाला फॉर्मूला है, पुट कीजिए, तो आ गया 2 पाई बटा टाइम पीरियड, देख लीजिए, इक्वल टू क्या लिखेंगे? अंडर रूट पीई बाई आई। आपको निकालना टाइम पीरियड, तो मैथ के अनुसार अगर रिवर्स करेंगे तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 2 पाई नीचे और ये ऊपर और ये नीचे, देख लीजिए। इसलिए तब तो आप टाइम पीरियड जब लिखेंगे तब 2 पाई नीचे होगा, जो इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और यहां पर देखिए क्या होगा? आई बाई क्या होगा? पीई होगा। क्या होगा? देख लीजिए, आई बाई क्या होगा? पीई होगा। तो ये हुआ आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला। और यदि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखना है तब क्या लिखेगा? ये वैल्यू 2 पाई आप यहां रखिएगा, ये वैल्यू आप यहां रखिएगा और यहां रखिएगा, तो आपका यही रहेगा, उलटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यानी फ्रीक्वेंसी लिखिएगा तो 1/2 पाई होगा और रूट अंडर पीई बाई आई होगा। ये दोनों फॉर्मूला जो है, कोई दोनों फॉर्मूला में से जिसका भी डेरिवेशन पूछे तो आप बताइए डेरिवेशन कौन है, दोनों एक है कि अलग अलग है? तो ये पोल इन एक्सटर्नल फील्ड यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। अभी हम लोग आज जो देख रहे थे, सबसे पहले क्या देखें कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल एक्सटर्नल फील्ड में है तो उस पर टॉर्क लगेगा पीई साइन थीटा। फिर उसके बाद क्या देखें कि अगर वह डायपोल को थोड़ा सा रोटेट करके छोड़ दीजिए तो ऑसिलेशन करने लगता है, उसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला देखें। अब हम देखना चाह रहे हैं कि एक्सटर्नल फील्ड में जब कोई डायपोल रख दीजिए और उसको जब रोटेट आप कीजिएगा, आप रोटेट करेंगे तो एक्सटर्नल वर्क डन करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी इसके सिस्टम में स्टोर होगा। तो क्या स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी। तो उसी का डेरिवेशन देख रहे हैं। तब वी नो डैट वर्क डन बाई टॉर्क टाउ इंटू डी थीटा। रोटेशन पर देखिए वर्क डन का फॉर्मूला आप जानते हैं, फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट कब? जब लीनियर रहेगा तब ना। रोटेशनल में क्या होगा वर्क डन का फॉर्मूला? टाउ इंटू डी थीटा यानी टॉर्क। आप याद कीजिए या समझने की कोशिश कीजिए, सभी लोग देखते हैं पंखा देखते हैं ना, ऊपर जो लगा रहता है ऊपर, वो घूमता है तो काम नहीं करता है क्या? तो उसका तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना, तो आप ये सर तो काम ही नहीं करता है।
तो रोटेटिंग सिस्टम के लिए वर्क डन का फॉर्मूला जो होता है टॉर्क इंटू डी थीटा होता है। क्या होता है? टॉर्क इंटू डी थीटा होता है। टॉर्क और डी थीटा क्या है? एंगल ऑफ रोटेशन। पंखा कितना वर्क करेगा? जितना आप रोटेट कराइएगा, कम देर चलाइएगा, कम वर्क डन करेगा। ऑल्सो ये भी लिख दिए क्योंकि आपको 12th के डेरिवेशन में लिखना है, इसीलिए हम पूरा लैंग्वेज लिख रहे हैं। देख लीजिए पी ई साइन थीटा हो गया। तो अब डी डब्ल्यू बराबर क्या लिखिएगा? माइनस पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। माइनस पी ई साइन थीटा इंटू क्या लिखिएगा? डी थीटा लिखिएगा। तो माइनस साइन क्यों आया? माइनस साइन पर गौर कीजिए तो ध्यान से देखिएगा। टॉर्क जो आप देखिए एंगल ऑफ रोटेशन जो कर रहे हैं इधर और टॉर्क दोनों उल्टा है। देखिए इस पर जो टॉर्क लगेगा किधर लगेगा? डायपोल पर टॉर्क लगेगा इस डायरेक्शन में, और हम बाई फोर्सली घुमा रहे हैं इधर, इसलिए डी डब्ल्यू के साथ माइनस साइन आ गया। क्या आ गया? माइनस साइन। समझ लीजिए माइनस साइन का मतलब, फिर से एक बार बोलते हैं, हम एंगल ऑफ रोटेशन इधर दे रहे हैं और इस पर जो टॉर्क लग रहा है किधर? इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो आपका क्या होगा? माइनस साइन आ गया। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, वी नो डैट पोटेंशियल एनर्जी, चलिए पूरा लिख देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन अ सिस्टम, या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इक्वल टू लिखते हैं यानी कि माइनस डेल डब्ल्यू, ये होता है माइनस डेल डब्ल्यू। तो यहाँ पर हम अगर लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में, वर्क डन के टर्म में, तो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में। देखिए एनसीईआरटी लिखा है फॉर नेचुरल चॉइस, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तब पोटेंशियल एनर्जी आएगा। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड जो होगा यू, वो क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा किसका? इसका, यानी पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब लिमिट नहीं पता है यहाँ, तो हम लोग मान लेते हैं थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, ठीक है। तो यहाँ पर जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? देखिए ध्यान से, तो u बराबर आप क्या लिखिएगा? पी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, और थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक होगा। अब आप यहाँ माइनस साइन बाहर कर लीजिए, तो u इक्वल टू हो गया माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। देख लीजिए ध्यान से, अच्छी तरह से समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या लिखे हैं अभी तक। अब एनसीईआरटी की बात करते हैं या फिर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फॉर नेचुरल चॉइस, नेचुरल चॉइस, फॉर नेचुरल चॉइस में क्या देखिएगा? नेचुरल चॉइस कहने का मतलब क्या वो समझिए। यहाँ पर दिया हुआ एनसीईआरटी में एक पॉइंट नेचुरल चॉइस थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा 2, तब तो थीटा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग 90 डिग्री से ही क्यों चल रहे हैं? तो याद कीजिए 10th क्लास से हम लोग ये सब पढ़ना चालू करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल का डिफिनीशन याद कीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10th क्लास में पढ़ना था। वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, फ्रॉम कहाँ से? इन्फिनिटी से। तो इन्फिनिटी से ही क्यों लाते थे? कभी टीचर से पूछे थे? नहीं पूछे थे। तो आज बतलाते हैं इन्फिनिटी से ही क्यों वहाँ लाया जाता है। देखिए हम लोग साइंस पढ़ते हैं यानी फिजिक्स, फिजिक्स में पहले एजम्पशन होता है। तो डिफरेंस क्रिएट करना हो या फिर आपको किसी चीज़ का मेजरमेंट करना हो,
तो मेजरमेंट करेंगे तो हम लोग एक इनिशियल वैल्यू खोजते हैं और वह इनिशियल वैल्यू हम किसी पॉइंट पर खोजते हैं जिसका वैल्यू 0 हो जाए। यानी कि जिस टर्म का आप डेरिवेशन डिफिनीशन दे रहे हैं उसका इनिशियल वैल्यू 0 से शुरुआत कीजिए। तो 0 से जब शुरुआत करेंगे तो वहाँ से जब किसी पॉइंट पर आएंगे तो वहाँ 0 है, तो उस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वही रह जाएगा। जैसे आप केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं इलेक्ट्रो सीरीज में, तो याद कीजिए हाइड्रोजन का हम लोग क्या मिलते हैं, पोटेंशियल 0 लेते हैं, उसके कंपेरिजन में हर एक मेटल का मेजरमेंट करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ देखिए फार्मूला में cos थीटा आ रहा था, तो हम लोग मेजरमेंट कहाँ से करेंगे, यहाँ तो इन्फिनिटी नहीं ले जाएंगे, तो डायपोल है रोटेट करेगा ना, तो इसको इन्फिनिटी तक कैसे ले जाइएगा आप। तो आप इस तरह से इसको अरेंज कीजिए कि इसका इनिशियल वैल्यू 0 रहे। तो आप बताइए cos के टर्म में आया है तो इनिशियल वैल्यू cos का कब होगा 0, 90 डिग्री पर, 0 डिग्री पर तो 1 हो जाता है। इसीलिए एनसीटी सिर्फ इतना लिखा है फॉर नेचुरल चॉइस θ1 90 डिग्री लीजिए तो θ2 अपने आप थीटा के बराबर हो जाएगा। तो बात ध्यान दीजिएगा हम क्या कहे जो नेचुरल चॉइस का मतलब क्या है उस बात को आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। यानी यहाँ पर जो है तब तो अगर हम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे उसका तो θ2 जो होगा थीटा तो ये हो जाएगा 90। तो आप u बराबर क्या लिखिएगा, u बराबर आप लिखिएगा -pe cos थीटा माइनस cos 90 डिग्री, cos 90 0 हो गया, यानी u का फॉर्मूला जो आ गया -pe cos थीटा, इसी को हम लोग -p.e लिखेंगे। यानी क्या लिखेंगे, -p.e लिखेंगे। यही फार्मूला है जब आपको बोर्ड के डेरिवेशन में आएगा तो 2 मार्क्स में आएगा। आज 3 फार्मूला बताएं, तीनों 2-2 मार्क्स के बोर्ड के डेरिवेशन के लिए, हर एक बोर्ड के लिए। तो समझ लीजिए ये किस तरह से है। अब आते हैं कंसेप्ट आने की, कंपटीशन की बात करते हैं, बोर्ड की बात करते हैं, सब की बात करते हैं। तो देखिए हम अब यहाँ से नोट पॉइंट में क्या सीखेंगे वो समझिएगा। इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इक्विलिब्रियम की। कौन इक्विलिब्रियम में है, कौन इक्विलिब्रियम में नहीं, कौन स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, कौन नॉन स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो देखिए पहला जो पोजीशन है, पहला एग्जांपल बता रहे हैं नोट फर्स्ट में। देखिए यहाँ पर जो है एकदम यूनिफॉर्म है, एकदम यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल, क्या है यूनिफॉर्म है। इसमें कोई इलेक्ट्रिक डायपोल रख दीजिए, आप क्या रख दीजिए, इलेक्ट्रिक डायपोल रख दीजिए। इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है, थीटा तो है। तो देखिए इस पर जो फोर्स लगेगा आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। देख लीजिए फिगर से यूनिफॉर्म को याद रखिए, पढ़ाए थे पहले कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ प्लस है, तो देखिए इस पे जो है फोर्स लगेगा, 2 फोर्स, एक इधर और एक फोर्स लगेगा इधर, देखते रहिएगा। तो नेट फोर्स इस पर 0 है, यानी इस कंडीशन में आपका एफ नेट जो है वह 0 है, लेकिन टॉर्क जो है टाउ जो है वह 0 नहीं, टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है लेकिन नेट फोर्स इसमें 0 है। ये पहला कंडीशन में ध्यान से देखिए, ये पहला कंडीशन में क्या है, टॉर्क लगेगा, ये रोटेट कर रहा है बट नेट फोर्स 0 है। बट क्या है, ये नेट फोर्स आपका इसमें 0 है। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात कीजिए, तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 के बराबर नहीं है, यानी U जो है नॉट इक्वल टू -0 है, यानी कि 0 नहीं है, इसका पोटेंशियल 0 नहीं, पोटेंशियल इसके पास कुछ ना कुछ है। क्या है, पोटेंशियल इसके पास कुछ ना कुछ है आपका, ठीक है। अब देखिए दूसरा फिगर बना रहे हैं, इसमें जो है आपका यहाँ पर आने की ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये जो है नॉट इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में नहीं है ये। अब जरा गौर से देखिएगा ध्यान से, अगला जो कंसेप्ट है उसमें हम फिगर बना रहे हैं एक, उस फिगर को देखने की कोशिश कीजिए। सॉरी फिगर सेम बन गया है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर ये देखना चाह रहे हैं, यहाँ पर ऐसा है, एक ऐसा है और फिर ऐसा है, यानी दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है और उसमें कोई डायपोल रख दीजिए आप। तो कोई डायपोल रखिएगा तो एक प्लस होगा, एक माइनस चार्ज तो रखिएगा, तभी डायपोल बनेगा। देखिए ध्यान से,
इस बात को समझिए ध्यान से अच्छी तरह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बीच भी कुछ ना कुछ एंगल है, तो देख लीजिए ध्यान से इसमें क्या होगा। आप याद कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक मीनिंग बताए थे कि जहाँ पर फील्ड लाइन नज़दीक नज़दीक रहेगा वहाँ पर इंटेंसिटी यानी इफेक्ट ज़्यादा होगा। क्या होगा? इंटेंसिटी यानी इफेक्ट क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, यहाँ पर इंटेंसिटी कम है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर है। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, यहाँ पर फोर्स जो लगेगा आपका, जो फोर्स आप लगाएंगे इधर, यह फोर्स अगर F1 मान लेते हैं और इस पर जो फोर्स लगाएंगे अगर F2 मान लेते हैं, तो याद कीजिए तब क्या होगा, यहाँ पर F1 फोर्स जो होगा वह ग्रेटर होगा, F1 फोर्स ग्रेटर होगा F2 से, यानी F नेट जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा। नेट फोर्स यानी लगेगा इस पर, क्या होगा इस पर, यानी कि नेट फोर्स लगेगा। और इस पर ज़्यादा फोर्स लग रहा है, धीरे धीरे डायपोल जो है इधर आएगा, टॉर्क भी लगेगा। टॉर्क इस यहाँ पर नेट टॉर्क भी जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी इस कंडीशन में सिर्फ टॉर्क लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा। इस कंडीशन में टॉर्क भी लगेगा, फोर्स भी लगेगा, यानी कि इसमें जो है सिर्फ डायपोल जो है इस तरह से ऑसिलेट करते रहेगा एक ही पोजीशन पर, लेकिन इसमें क्या है, ऑसिलेट भी करेगा और इधर की ओर भी बढ़ेगा धीरे धीरे। तो आप समझिए कि यहाँ पर क्या हम बताना चाह रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो है आपका सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिएगा। तो हम लोग अभी 2 सिचुएशन की बात किए हैं, अब अगला सिचुएशन की बात करते हैं थर्ड में। तो देखिए समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पर आखिर हम क्या कहना चाह रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करते हैं कि क्या है, ये सब सारा जो है नॉन इक्विलिब्रियम में है, 1 और 2 जो क्या है नॉन इक्विलिब्रियम में है। अब देखिए इक्विलिब्रियम, अगला बात देखिए ध्यान से समझिएगा, फिर से यहाँ पर हम बना रहे हैं क्या, आपका वही एक्सटर्नल फील्ड बना रहे हैं। और एक्सटर्नल फील्ड जब बना रहे हैं तो एक्सटर्नल फील्ड है। अब इसमें डायपोल की बात करेंगे, एक डायपोल यहाँ रख रहे हैं ऐसे, देखिए ध्यान से, यह डायपोल ऐसा रखा हुआ है और यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर माइनस चार्ज है। देखिए इसका ये इक्विलिब्रियम में है, ये क्या है इक्विलिब्रियम में है। नेट टॉर्क इस पर जो है 0 होगा, यानी F नेट भी 0 होगा, F नेट भी 0 होगा, टाउ नेट भी 0 होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, याद कीजिए डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगा, ध्यान समझिए। तो डायपोल मोमेंट भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इधर है, तो एंगल क्या हो गया दोनों के बीच में 0 डिग्री। तो यहाँ पोटेंशियल का फॉर्मूला जब लिखिएगा तब -PE cos 0, यानी U बराबर आ गया -PE आ गया, क्या आ गया -P आ गया इसका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसमें पोटेंशियल एनर्जी एंगल पर जो है वैसे निकलेगा, लेकिन इसमें 2 चीज़ है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट है। एक केस और देखिए फोर्थ में, फोर्थ केस में देखिए ध्यान से हम क्या करने जा रहे हैं। फोर्थ केस में देखिए ये है इलेक्ट्रिक, ये है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है और डायपोल रखा हुआ है यहाँ पर भी। तो डायपोल जो रखा हुआ है उस डायपोल को रख रहे हैं, लेकिन अब की बार इधर प्लस था तो इधर हम माइनस चार्ज रख रहे हैं और इधर वाला प्लस चार्ज रख रहे हैं, यानी अब की बार डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, यानी डायपोल मोमेंट जो दिखाइएगा P वो इधर होगा। तो देखिए ज़रा ध्यान से, इस केस में आपका एक्सटर्नल फोर्स फिर से 0 होगा, क्योंकि जितना फोर्स इधर लगेगा उतना ही फोर्स उधर लगेगा। एक्सटर्नल फोर्स जो है यहाँ पर फिर से 0 होगा, एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, या नेट फोर्स जो भी कहते हैं क्या हो जाएगा, नेट फोर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
टॉर्क भी नेट जीरो होगा, टाउ नेट भी जीरो हो जाएगा, टॉर्क भी नहीं लगेगा। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो माइनस पी ई क्या होगा, कॉस 180 डिग्री होगा। यानी यू बराबर क्या आएगा, प्लस पी ई आएगा। इस बात को समझ लीजिए ध्यान से, क्या आएगा, प्लस पी ई आएगा। यानी कि आप समझ सकते हैं यहाँ पर बात ध्यान से कि हम लोग क्या क्या देख रहे थे। जहाँ जो ये इस तरह से है और ये जो है आपका इस तरह से है। तो याद कीजिए, अब बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए अच्छी तरह से। सारा पॉइंट को हम क्लियरली यहाँ पर नोट डाउन कर दिए हैं। देखिए फिर से, अब देखिए इसमें नेट फोर्स सिर्फ जीरो था, टॉर्क लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, एंगल दिया रहेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पर नेट टॉर्क मतलब नेट फोर्स यानी फोर्स भी लगेगा, नॉट इक्वल टू जीरो, फोर्स भी लगेगा, टॉर्क भी लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, तीनों होगा इसमें। इसमें क्या होगा, टॉर्क नहीं लगेगा क्योंकि उसी के लाइन में थीटा जीरो हो गया, साइन थीटा। नेट फोर्स भी जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट है, देख लीजिए निकाल दिया, माइनस पी। इसमें भी आपका पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट है। देखिए ये दोनों नॉन इक्विलिब्रियम में हैं, ये दोनों इक्विलिब्रियम में हैं, ये दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम में हैं। और देखिए ध्यान से देखिएगा, इसके बाद क्या है, यह जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, सॉरी ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और ये जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, देखिए ये इक्विलिब्रियम में है, ये हिलेगा नहीं, इसके डायरेक्शन रखेंगे तो कैसे हिलेगा, ये ना, ये दोनों ही इक्विलिब्रियम में है। लेकिन जब दोनों इक्विलिब्रियम में हो और पहचानना हो कि कौन स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा कौन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, तो आप क्या करेंगे, जिसका एनर्जी कम हो या निगेटिव में हो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। याद कीजिए, जिसका एनर्जी कम हो या निगेटिव में हो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, और जिसका एनर्जी ज़्यादा हो या प्लस में हो वो क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम दो तरह का, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये क्या है आपका, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है क्योंकि एनर्जी इसका निगेटिव में है। ये क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्योंकि इसका एनर्जी पॉजिटिव है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है बोर्ड से लेके कंपटीशन में, इसलिए इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। तो इक्विलिब्रियम और नॉन इक्विलिब्रियम और स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात किए हैं, ठीक है। तो इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं जो, ठीक है। और तब इस पर हम लोग फिर क्वेश्चन देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन आता है जो। तो इसका पॉइंट हम लिखवा देते हैं अभी। कौन सा पॉइंट लिखवा देंगे कि ये दोनों जो है आपका नॉन इक्विलिब्रियम में है, ये दोनों जो है इक्विलिब्रियम में है, ये जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और ये जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। चारों पॉइंट लिखवा देते हैं, पहले इतना लिखिए उसके बाद। आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल का टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी और टाइम पीरियड यानी एसएचएम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बोर्ड में लगभग यार हर एक बोर्ड में 5 नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं, 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कंपटीशन में तो हर हाल में यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसको पढ़ने के लिए आपको पीछे पूरा रिवीजन करके रखना पड़ेगा, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला किसका क्या होता है, टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, सारे फार्मूले को आप लर्न करके रखेंगे। देखिए एक बात और आप लोग से कहना चाहते हैं कि वीडियो देखते तो ज़रूर हैं सब लोग, उसको थोड़ा सा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्त से भी इस लाइक सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि जितना आप इसको शेयर करेंगे उतना मैं अच्छा वीडियो बना पाऊँगा। और इसके बाद फिर लाइव वीडियो में आने के लिए शायद यूट्यूब पर मैं देख रहा था तो 1000 कम से कम सब्सक्राइबर चाहिए। तो आप लोग इसमें हेल्प कीजिए, जल्दी से जल्दी बनेगा तो सारा वीडियो हम इस पर पढ़ाते रहेंगे, है ना। और ये वीडियो अब चलता रहेगा, लॉकडाउन ख़त्म भी हो जाएगा तो भी वीडियो आएगा। उसके लिए हम बहुत मेहनत की ज़रूरत है, हम भी करते हैं। और आप लोग इसको थोड़ा सा सब्सक्राइब
और शेयर ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से भी लाइक करवा दीजिए, वो लोग देखेंगे उनको भी फ़ायदा होगा, है ना। 11 का भी वीडियो आ रहा है, 12 का भी आ रहा है, और एससी वर्मा की अलग से सॉल्यूशन डालते हैं। तो धीरे धीरे, और थोड़ा बहुत लेट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि एक वीडियो बनाने में अगर मैं आधे पौन घंटे की वीडियो बनाता हूँ तो लगभग हमको 4-5 घंटे का मेहनत पड़ता है, ठीक है। इसीलिए थोड़ा कभी कभी लेट हो जाता है, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत कुछ है, लेकिन धीरे धीरे सब सुधार लेंगे। तो आज यहीं तक, बाय।